नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की, और सोशियोलॉजी की चल रही है यूनिट 3। और यूनिट 3 में यह छठा लेक्चर है, जिसका आज का जो टॉपिक है वह है बधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रमिक। ठीक है, बधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रमिक एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ न कुछ प्रयास कर रही होगी। साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे होंगे, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर उन लोगों द्वारा खुद प्रयास किए जा रहे होंगे जो इस समस्या में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रमिक है, और इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इन सबको देखते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि इसके पहले जो लेक्चर लिए जा चुके हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट हों, कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसे सिद्धांत हों जो आपको समझ में ना आए हों, उन्हें दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, या फिर नोट्स में एक बार और पढ़िए। हो सकता है मेरी बात मैं जो बोलना चाह रहा था वह आपको समझ में आए, क्योंकि यह वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल क्लास है। यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ से आपसे उत्तर नहीं ले सकता, आपके रिप्लाई मुझे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक मेरी बात या मेरा मैसेज पहुँचे, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँचे। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके लिए आप खुद से अपने स्तर पर प्रयास कीजिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जब बधुआ मज़दूर की बात करते हैं, तो बधुआ मज़दूर और प्रवासी श्रमिक में सबसे पहले हम देखेंगे। अब यहाँ जो हेडिंग आप देख रहे हैं टॉप हेडिंग में, बधुआ मज़दूर एवं प्रवासी श्रमिक, सीधी सी कहानी है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या, बधुआ मज़दूरी या बधुआ मज़दूर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि प्रवासी श्रमिक होता क्या है, प्रवासी श्रमिक में प्रवास क्या है, ठीक है, प्रवासन क्या है, प्रवासन क्यों और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके लिए क्या किसी को सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या किसी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये भी देखना है। फिर ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जा सकती हैं या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिससे प्रवासन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। पूरी तरह से अगर प्रवासन को रोक दिया जाएगा तो भी समस्या है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि बधुआ मजदूरी क्या है, उसके सारे आयाम अब यहाँ डिस्कस करेंगे। और दूसरा है प्रवासी श्रमिकों और प्रवास की जो समस्या है या पलायन की जो समस्या है, उस पर हम सारे डायमेंशंस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं बधुआ मजदूरी या बधुआ मजदूर क्या होते हैं। तो ऐसे लोग जो बेचारे किसी न किसी मजबूरी में, ठीक है, किसी और के अंदर, ठीक है, या किसी और के घर में, संस्थान में या किसी कारखाने में दबाववश कार्य करते हैं। ठीक है, दबाववश या किसी कारण से बंधे हुए हैं। ठीक है, उनमें बंधन है कि उन्हें ऐसा काम करना ही पड़ेगा, कम मजदूरी में करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे तक करना पड़ेगा वह काम, तो फिर उसको बधुआ मजदूर कहते हैं उस व्यक्ति को। और यह जो कार्य है, यह जो क्रिया है, यह बधुआ मजदूरी कहलाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि बधुआ मजदूरी, जिसे ऋण बंधन कहते हैं। ऋण बंधन का मतलब है, अब ऋण यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है, तो जो ऋण शब्द है वह सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा है, वह हो सकता है किसी और चीज का हो। भाई, आप किसी का पैसा लिए थे और पैसा आप लौटा नहीं पाए हैं, तो वो आपको अपने यहाँ काम करने के लिए बोला कि हमारे यहाँ तुम काम करो। या फिर हो सकता है कि और कोई ऐसी बात हो, और ऐसा कोई कारण हो। अब क्या कारण है उस पे हम बाद में आएंगे, देखेंगे कि आखिर बधुआ मजदूरी के क्या कारण हो सकते हैं। पर सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह एक प्रकार से ऋण बंधन है, जो जबरन मजदूरी का एक रूप के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जब भी आप लिखने जाएं तो आप बता सकते हैं कि जो बधुआ मजदूरी है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप ऋण बंधन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऋण बंधन। फिर दूसरे शब्द भी यूज कर सकते हैं, जबरन, क्या बोल सकते हैं, जबरन, जबरन मजदूरी, क्या बोल सकते हैं, जबरन मजदूरी। अब अगर किसी व्यक्ति से जबरन मजदूरी कराई जा रही है, उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है, जबरन मजदूरी कराई जा रही है, भले ही कोई कारण है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, बधुआ मजदूरी। और जिस व्यक्ति से कराई जा रही है उसको बोला जाएगा बधुआ मजदूर। ठीक है, जहां किसी व्यक्ति को ऋण या अन्य दायित्व का भुगतान करने के लिए, तो मैंने बोला कि पैसे का भी हो सकता है या अन्य चीज हो सकती है, अन्य दायित्व का भुगतान करने के लिए, काम करने के लिए आवश्यकता होती है या फिर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे ही बधुआ मजदूरी कहते हैं।
ये सब जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये आप देखिए, पढ़िए, समझिए, लेकिन जब भी आप किसी चीज़, किसी भी शब्द के लिए परिभाषा ढूँढने का प्रयास करें, तो अपने से खुद परिभाषा बनाने का प्रयास करें, जिससे आपको बाद में समस्या ना हो। समझ ऐसे ही विकसित होगी कि अगर बधुआ मज़दूर लिखा हुआ है, तो आप सीधे खुद अपनी भाषा में ये बताएँ अर्थ इसका कि बधुआ मज़दूर का क्या मतलब है। तो एक बँधा हुआ मज़दूर, बँधा हुआ मतलब रस्सी से बँधा हुआ नहीं, बल्कि किसी दायित्व के कारण या किसी ऋण के कारण या कोई ऐसा उसका दायित्व है जिसे वह नहीं निभा पाया है, उस कारण उसे जबरन मज़दूरी करना पड़ेगा, उसे बँधुआ मज़दूर कहेंगे और क्या है, यह प्रक्रिया बँधुआ मज़दूरी कहलाएगी, ठीक है? यह प्रथा अवैध है, यह गलत है, मानव अधिकारों के खिलाफ है, अनुच्छेद जो हमारा 21 है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसके भी खिलाफ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, निकल के आती हैं, कहीं न कहीं मानवता का प्रश्न उठता है। तो यह जो प्रथा है, वह क्या है? अवैध है। गुलामी, दूसरे भाषा में आप क्या बोल सकते हो उसको? एक और शब्द यूज़ हो सकता है इसमें, गुलामी। गुलामी का प्रतीक है ये, ठीक है? स्वतंत्रता इससे क्या हो रही है? बाधित हो रही है, ठीक है? यह अनैच्छिक अनैच्छिक कार्य या बिना इच्छा के कार्य बिना इच्छा के कार्य लेना भी बधुआ मजदूरी कहलाता है, ठीक है? इस प्रकार के जो शब्द का अर्थ अपन निकाल रहे हैं, यही आपको परिभाषा बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है? ये सामान्यतः ये देखा गया है कि पहले ये चीज़ देखी जा रही थी हमारे भारत में, पहले ये हम देख रहे थे कि बधुआ मजदूरी इस प्रकार से कराई जा रही थी और आज भी कई बार ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है न्यूज़ के माध्यम से कि ऐसे कई लोग जो भारतीय हैं और गए हुए हैं विदेश में, चाहे वह कोई भी गल्फ कंट्री हो और वहाँ पर कुछ लोगों के साथ बधुआ मजदूर टाइप में ट्रीट किया जाता है। तो आप उसको बधुआ मज़दूरी कह सकते हैं कि उनसे गए किसी और काम के लिए थे और काम कुछ और कराया जा रहा है, फिर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है या खाना पूरा नहीं दिया जा रहा है, कम खाना दिया जा रहा है, वो परेशान हैं और 20-20 घंटे, 18-18 घंटे ज़बरदस्ती उनसे मार-पीट के काम कराया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं बधुआ मज़दूरी के तौर पर हम उसे देख सकते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज़ को उदाहरण के साथ हमेशा लिखें, उदाहरण के साथ पढ़ें, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और जब आप किसी चीज़ को लेके अपनी बात दूसरों के सामने रखने जाएँगे, तो इससे ये भी स्पष्ट होगा कि जब आप अपनी बात उदाहरण के साथ किसी को बताएँगे, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा है, वह आपकी बात को आसानी से समझ लेगा और जब आसानी से समझ लेगा, तो उसका जो प्रभाव है, वह सकारात्मक बढ़ेगा। उनको लगेगा कि हाँ, आपको विषय के संबंध में या किसी भी टॉपिक के बारे में गहराई से नॉलेज है, ठीक है? तो कभी भी उदाहरण के साथ अपनी बात रखना है। जैसे 3 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, 7 नंबर में प्रश्न आ जाता है, फिर आप पूरे सारे फैक्ट लिख देते हैं, लेकिन अपनी बात को इस तरह से नहीं बताते हैं कि सामने वाला समझ पाए, तब फिर आपको नंबर कम मिलते हैं। तो हमेशा प्रयास करना है कि जब आप किसी से बात करें, जब आप उत्तर लेखन करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम सामने वाले को अपनी इस प्रकार से बात रख दें कि सामने वाले को उस प्रश्न के संबंध में जो आपने उत्तर बताया है वो आसानी से समझ में आ सके। उसी प्रकार यहाँ बधुआ मज़दूरी पे हमने चर्चा की कि भाई बधुआ मज़दूरी क्या है? आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मज़दूरी बधुआ मज़दूरी का क्या क्या आशय है? बधुआ मज़दूरी का क्या आशय है? ये पूछ लिया गया या आपसे पूछा जा सकता है क्या अर्थ है, ठीक है? अब बधुआ मज़दूरी का भी पूछा जा सकता है, बधुआ मज़दूर भी पूछ सकता है 2 नंबर में, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया जाएगा अब, ठीक है? तो परिभाषा अब आप आपसे ये भी पूछा जा सकता है बधुआ मज़दूरी को परिभाषित कीजिए। जब अर्थ पूछ रहा हो, तो फिर वहाँ अर्थ बताया जाता है, जब परिभाषा पूछ रहा हो तो परिभाषा बताया जाता है, जब उदाहरण पूछ रहा हो तो उदाहरण बताया जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या आया है, प्रश्न में हमें देना क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से अपन करेंगे। परिभाषा में जब देखेंगे, तो देखेंगे कि बधुआ मज़दूर एक ऐसा व्यक्ति है, जो ऋण को उसने एक व्यक्ति से ऋण लिया था, ठीक है? आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं। आपने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया, 1 लाख उधार लेने के बाद आपने उससे बोला था कि 2 साल के अंदर मैं आपको लौटा दूँगा या 1 साल के अंदर आपको लौटा दूँगा। आप नहीं लौटा पाए, तो सामने जो साहूकार है, वो बोलेगा कि अगर तुम पैसे लौटाने में असमर्थ हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन
इसका एक दूसरा उपाय है, तुम हमारे यहाँ काम करो, तुम हमारे यहाँ ये काम करो, इतने घंटे काम करो, जिससे मैं ब्याज सहित उस पैसे को उसमें एडजस्ट कर सकूं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो ऋण जो लिया हुआ था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिए हुए ऋण, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण लिया हुआ था साहूकार से या किसी बड़े व्यक्ति से, जो जिसके पास पैसा है उसी से लेंगे, तो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बधुआ मजदूर कहलाता है। क्या कहलाता है? बधुआ मजदूर कहलाता है। लेकिन क्या सिर्फ ऋण को नहीं चुका पाने के कारण वहां जो है कार्य कर रहा है वो बधुआ मजदूर कहला जाएगा? नहीं। यहाँ पर एक चीज जरूर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कि एक तो ये अनुबंध श्रमिक शब्द जो जोड़ा गया है या बंधक मजदूर, तो ये जो बंधक मजदूर शब्द जोड़ा गया है, इसमें जो शब्द है बंधक, कौन सा शब्द है? बंधक। बंधक अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कार्य करने का टाइम है वो बहुत ज्यादा कर दिया गया है सामान्य से, ठीक है। फिर जिसे जहां पर इसे कार्य करना है, कार्यस्थल, कार्यस्थल की जो परिस्थिति है, कार्यस्थल की परिस्थिति है वह भी उसके अनुकूल नहीं होगी, ठीक है। फिर इसे भोजन भी नहीं दिया जा रहा होगा पर्याप्त, फिर इसे मजदूरी जो बोलते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ इससे काम कराया जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिससे वह जो व्यक्ति ऋण लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, उसमें काम करने के दौरान वह परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोले, यह बधुआ मजदूरी है। क्या है ये? बधुआ मजदूरी है। बिना इच्छा के उससे करा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, खाना भी नहीं दे रहे हैं, और लगातार उससे 15-15, 16-16 घंटे कार्य करा रहे हैं, तो यह बधुआ मजदूरी है। आपको यह चीज समझना है। राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या कहता है इस संबंध में? क्योंकि श्रमिकों से रिलेटेड, मजदूरों से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो परिभाषा है इस संबंध में, उसकी बात है, उसको जानना हमेशा जरूरी रहेगा, ठीक है। तो बधुआ मजदूर कौन है? बधुआ मजदूर वह है जो ऋण लेने के लिए, क्या है, जो ऋण लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए बंधक रहता है कि तुम मेरा पैसा नहीं लौटाए हो, तुम हमारे यहाँ आए हो, मैं तुमको बंधक बना के रखूंगा, अपने घर के सारे काम कराऊंगा और खाना भी नहीं दूंगा, जिससे मेरा पैसा मैं यहाँ से चुका सकूं, ठीक है। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग यही कह रहा है कि एक व्यक्ति था जिसने ऋण लिया था, एक व्यक्ति था जिसने ऋण लिया था, और ऋण लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए वह किसी के घर में बंधक बना हुआ है या बनाया गया है, अपने इच्छा से तो नहीं बनेगा, बनाया गया है उसे, और उससे काम लिया जा रहा है लगातार, तो वो क्या कहलाएगा? बधुआ मजदूर कहलाएगा। भाई सामान्य तौर पर क्या है, बधुआ मजदूर में दो ही शब्द हैं, एक है मजदूर, मजदूर वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से श्रम कार्य कर रहा है, लेकिन जब उसमें बधुआ शब्द जुड़ गया है तो इसका यह आशय हो गया है कि इसे बंधक बना के जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये वाली परिभाषा भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बधुआ मजदूरी की व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है, क्या है, जो पृष्ठभूमि है, यहाँ आप हेडिंग सुधार लेंगे, भारत में बधुआ मजदूरी व्यवस्था की पृष्ठभूमि या उत्पत्ति, क्या पृष्ठभूमि या उत्पत्ति, ऐसा आप बता सकते हैं कि आखिर यह परिस्थिति किस प्रकार से आई। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि जो बधुआ मजदूरी है, बधुआ मजदूरी की जो स्थिति है, वह बधुआ मजदूरी की स्थिति कहीं ना कहीं प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, और यह स्थिति कई कारणों से आई। पहला कारण इसमें है कि कहीं ना कहीं जो ऊंच नीच का भेद था, ऊंच नीच का भेद था, एक है अमीरी गरीबी का भेद था, ठीक है, जातिवाद और जो वर्ण व्यवस्था थी, एक वह कारण भी निकल के आता है। इसके अतिरिक्त जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, फूट डालो शासन करो की नीति के तहत उन्होंने क्या किया, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या किया, बढ़ाने का प्रयास किया है। तो सामान्य तौर पर हम प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक में जो घटनाक्रम हुए हैं उन्हें बहुत संक्षिप्त रूप से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भारत में बधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक और आर्थिक, अब देखिए मैंने बोला कि जाति व्यवस्था भी उत्तरदायी है, वर्ण व्यवस्था भी उत्तरदायी है, और आर्थिक व्यवस्था जो थी हमारी, जैसे गरीबी और अमीरी, कुछ कुछ वर्ग ऐसा था जो गरीब है, ठीक है, और कुछ वर्ग जो है अमीर है, अमीर गरीब को पैसा दिया, गरीब उस पैसे को लौटा नहीं पाया तय समय पर, तो उसे बधुआ मजदूरी करने के लिए विवश किया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भारत में मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति या उसकी पृष्ठभूमि देश की विशेष सामाजिक आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयां, बधुआ मजदूरी भी हमारी वर्ण व्यवस्था, तो सामाजिक बुराइयों में हम देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था, समाज में कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति, मतलब आप बता सकते हैं कि यह
पैसे की गरीबी हो सकती है, या फिर आप प्रतिष्ठा के मामले में भी देख सकते हैं इसको स्थिति, ठीक है, प्रतिष्ठा, या आप बता सकते हैं शिक्षा की स्थिति। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है जो कमजोर है लोगों की, उनके साथ वधुआ मजदूरी जैसा सलूक किया गया। तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति का ये भी कारण मिलता है। फिर कौन करेगा ये? जमींदार या साहूकार करेंगे। उन्हें अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। भाई तुमने पैसा लिया था, तुम्हें हम वेतन तो नहीं देंगे, तुम हमारे यहाँ काम करो। तो यही है, क्या है? बधुआ मजदूरी। ये होता आया है पहले से भी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था ने बधुआ मजदूरी को आधार प्रदान किया, ठीक है। इससे भी हुआ, किसान स्वयं भी क्या हो गया, किसान जब नहीं चुका पा रहा है, क्या, किसान जब लगान को नहीं चुका पा रहा है, सूखे और अधिक लगान के कारण उसका उत्पादन चूंकि कम हुआ है और लगान ज्यादा है, तो वह नहीं चुका पा रहा है और नहीं चुका पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके जो जमीन है, वह जो अभी तक भूमि स्वामी था, वह स्वयं उसमें क्या हो जाएगा, किराएदार हो जाएगा, और धीरे धीरे उसका शोषण और बढ़ेगा और बधुआ मजदूर की तरह एक स्थिति उसकी बन जाएगी। निर्धारित समय पर भू राजस्व न चुकाने पर वह बधुआ मजदूरी के लिए विवश हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां हैं वो बन के निकली हैं। तो भारत में बधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति की जो पृष्ठभूमि है, इस प्रकार से निकल के आ रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की प्राचीन काल में कुछ स्थिति बनी, मध्यकाल की और आधुनिक काल की जो स्थिति बनी, दो चार स्थिति ऐसे, दो चार पॉइंट वहां से निकाल के आप रख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कारण है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में बधुआ मजदूरी व्यवस्था का प्रादुर्भाव का जो पृष्ठभूमि है उस पर बात कीजिए, तो आप आसानी से बता पाएंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में बधुआ मजदूरी के क्या कारण है। तो जैसा हर क्लास में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा प्रश्न टॉपिक से पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई बधुआ मजदूरी बधुआ मजदूरी बधुआ मजदूरी क्या है, ठीक है। बधुआ भारत में, ठीक है, भारत में बधुआ मजदूरी के के कारणों को लिखिए, कारणों को लिखिए, ठीक है, कारणों को लिखिए। ये 7 नंबर में पूछ लिया। अब अगर यहीं पर बोल दिया जाए, यहाँ पे एक शब्द चेंज कर लिया जाए और उस एक शब्द के चेंज करने से शब्द सीमा बदल जाएगी, ठीक है। जैसे बधुआ मजदूरी के कारणों को लिखिए बोला गया है, अब यहाँ कारणों पर प्रकाश डालिए, कारणों पर प्रकाश डालिए। आपसे ये प्रश्न पूछ लिया और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो जो आप कारण लिखेंगे, कारण को फिर थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जा सकता है, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे भारत में बधुआ मजदूरी के कारण है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी टॉपिक प्रारंभ कीजिए तो सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का आप पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, वीडियो। तो मुख्य परीक्षा का जब वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी टॉपिक है तो उससे प्रश्न कौन सा आएगा मुख्य परीक्षा में। बाकी नॉलेज के लिए आप देख रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न जो आएंगे उनसे आपको निपटना है, उनका उत्तर अच्छे से लिखना है, तो आपको हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके नीचे अपनी नोट्स में आप नीचे लिख लिया करिए टॉपिक के पास कि यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण दिख रहा है, और इस प्रश्न में सारे छोटे बड़े प्रश्न समाहित हो जाएंगे। अब जैसे इस टॉपिक में ये सारे प्रश्न समाहित हो गए, भाई बधुआ मजदूरी क्या है, फिर बधुआ मजदूरी के 2 कारण लिखिए, बधुआ मजदूरी के 5 कारण लिखिए, बधुआ मजदूरी के सभी कारण लिखिए, बधुआ मजदूरी के कारणों पर प्रकाश डालिए, उनको अलग अलग से बताइए प्रॉपर। तो सारे प्रश्न हो गए ना। चलिए अब देखते हैं कि आखिर बधुआ मजदूरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य कारक, कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में भारत में बधुआ मजदूरी के सामान्य कारण लिखिए, सामान्य कारण लिखिए, ठीक है। 7 नंबर में आपसे पूछ लिया। तो देखिए हमेशा जब ऐसा प्रश्न निकल के आए तो यहाँ इस शब्द का वैल्यू बढ़ जाता है, किसका, सामान्य कारण। जब सामान्य कारण लिख के आए तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर में आपको बताना है कुछ सामाजिक कारण। क्या बताना है, कुछ सामाजिक कारण बताना है, कुछ क्या बताना है, आर्थिक कारण बताना है, कुछ क्या करना है,
राजनैतिक कारण बताना है, राजनैतिक कारण बताना है। तो इस प्रकार से 2-2-2 मतलब 6 कारण आप यहाँ पर बता देंगे। 7 नंबर का प्रश्न है, 5 ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी का मिक्सअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आर्थिक लिख के आ गए। अब यहाँ से प्रश्न छोटा और बन सकता है। भारत में बंधुआ मजदूरी के सामाजिक कारण लिखिए 7 नंबर में। भारत में बंधुआ मजदूरी के आर्थिक कारण लिखिए। भारत में बंधुआ मजदूरी के संबंध में राजनैतिक कारण लिखिए। जब इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से देख पा रहे हैं, तो फिर उनका उत्तर भी आप लिखना प्रयास करेंगे और बाद में यही सब प्रश्न आपको दिखेंगे मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ हम आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको आपके दिमाग को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो ज़रूरी है आपकी मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक पाने के लिए। ठीक है? अब देखते हैं हम सामान्य कारण की बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि इसमें सभी प्रकार के जो है कारण आपको मिक्स दिखेंगे। ठीक है? जैसे जाति व्यवस्था। जातिवाद भी एक बड़ा कारण है बंधुआ मजदूरी का। ठीक है? कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसी स्थिति जो समाज में बनी हुई है कि किसी उच्च जाति और निम्न जाति, ये जो निम्न और उच्च शब्द जुड़ गया है, ये परिस्थिति बनी हुई है, तो इस आधार पर कहीं न कहीं बंधुआ मजदूरी की भूमिका तैयार होती है। तो जाति व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था तो सामाजिक कारण है। जाति व्यवस्था क्या है? सामाजिक कारण है या नहीं? सामाजिक कारण है। फिर भारतीय श्रमिकों को कठोर परिस्थितियों में बागानों, खदानों और अन्य उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है? तो ये परिस्थितिजन्य कारक, परिस्थिति, या फिर इसको आर्थिक कारण में भी ले सकते हैं कि भाई ये नौकरी करने के लिए बेचारे गए और इनको काफ़ी अच्छा सोच के गए थे कि हम कतर में काम करने जा रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया में काम करने जा रहे हैं, और वहाँ जब पहुँचे तो यहाँ घर वाले सोच रहे हैं विदेश में रह के नौकरी कर रहा है, बड़ी अच्छी स्थिति होगी। लेकिन कई बार, सामान्य तौर पर नहीं, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी जो कार्य करने की परिस्थिति इतनी घटिया रहती है कि उनको फिर खुद भी महसूस होता है कि इससे अच्छा भारत में काम कर रहे थे। ठीक है? पैसा कम था, लेकिन इंडिया में काम कर रहे थे, भारत में काम कर रहे थे, तो बेहतर था। ठीक है? गरीबी और कर्ज, गरीबी और कर्ज के कारण भी बंधुआ मजदूरी, गरीबी और कर्ज के कारण भी बंधुआ मजदूरी। मैंने बताया कि कोई साहूकार है या पैसे वाला व्यक्ति है, ठीक है? तो साहूकार क्या करेगा? साहूकार क्या करेगा? ऋण तो दे देगा, ठीक है? और अधिक ब्याज पर ऋण दे दिया इसने, ठीक है? अधिक ब्याज पर ऋण दे दिया गरीब को, ठीक है? किसको देगा? गरीब को देगा, ठीक है? गरीब को दिया। अब यह ब्याज चुकाते-चुकाते परेशान हो गया, ठीक है? मूलधन चुका ही नहीं पाया। क्या है? मूलधन नहीं चुका पाया। अब जब मूलधन नहीं चुका पाया, या कुछ मूलधन भी चुका लिया लेकिन कुछ पैसे और नहीं चुका पाया, फिर क्या है? एक टाइम लिमिट में ये जो साहूकार है, ये क्या करेगा? इन्हें परेशान करेगा, इस गरीब व्यक्ति को परेशान करेगा। फिर इस गरीब व्यक्ति को बोलेगा, गरीब व्यक्ति बोलेगा कि साहिब क्या करें? क्या करें? हमारे पास पैसे का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, आप बताइए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो कहीं न कहीं वह मजबूर हो रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए, कि साहूकार जो भी बोल देगा ये करने के लिए तैयार है। फिर साहूकार बोलेंगे एक काम करो, तुम हमारे यहाँ कुछ ऐसा काम करने आ जाया करो, ठीक है? 10-12 घंटे काम करो, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तुम काम करो और फिर शाम को चले जाओ, फिर आ जाओ। तो कहीं न कहीं उसे एक बॉन्ड में रखा जा रहा है, बंध में रखा जा रहा है, बाँधा जा रहा है एक काम से, जिसका उसे कोई मज़दूरी नहीं मिलनी है, कोई उसका व्यवस्था नहीं है, कोई कार्य स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है? फिर भी उसको बाँधा जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब ये गरीबी और कर्ज़ क्या हो गया? अभी यहाँ हम सामाजिक कारण देख रहे थे, अब ये गरीबी और कर्ज़ क्या हो गया? आर्थिक कारण हो गया, ठीक है? फिर कृषि मज़दूर, कृषि मज़दूरों के साथ भी यही होता है कि कृषि क्षेत्र में जो मज़दूर काम करते हैं, ठीक है? उनको किसान लोग अपने घर में रखने लगते हैं, लेकिन बराबर से उन्हें पेमेंट नहीं देते हैं, ठीक है? पता चला ₹300 या ₹200 वो देना चाहिए श्रमिकों को, लेकिन कितना दे रहे हैं? ₹100 पर डे का दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं कृषि मज़दूर भी बंधुआ मज़दूरी में शामिल हो जाते हैं बेचारे। फिर पलायन, पलायन भी एक समस्या है। इतने ज़्यादा लोग गाँवों से शहरों की ओर जाते हैं, ठीक है? तो गाँवों से शहरों की ओर जाते हैं, उनके पास कहीं न कहीं रोज़गार नहीं है तभी गए हैं। लेकिन जब मज़दूरों की संख्या शहर में बढ़ रही है और गाँवों में कम हो रही है, शहरों में बहुत से मज़दूर हो गए, तो कहीं न कहीं जो रोज़गार देने वाला व्यक्ति होगा, जो साहूकार होगा, जो उद्योग क्षेत्र में उसका उद्योग का मालिक होगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मज़दूरी कम कर देगा। क्या कर देगा? मज़दूरी कम कर देगा, बहुत कम मज़दूरी कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा ये काम, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा ये काम। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। फिर सामाजिक और आर्थिक असमानता, ठीक है? ये भी कारण है। शिक्षा और जागरूकता की कमी,
ठीक है, अब कोई पढ़ा लिखा इंसान है, वो जो पढ़ा लिखा और जागरूक इंसान नहीं है, उसे बेवकूफ बना के कहीं ले जाए और बधुआ मजदूरी में लिप्त कर दे। राजनैतिक और आर्थिक राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण भी समस्या पैदा होती है। आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप तालिबान या अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं। वहाँ राजनैतिक अस्थिरता है, सरकार स्थिर नहीं रह पा रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, हिंसा हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, पूरे सिस्टम को हिला देती हैं, तो उसमें एक चीज निकल के आती है, बधुआ मजदूरी का कारण भी ये बनता है। तो ये क्या हो गए, सामान्य कारण। और मैंने आपको बताया कि सामान्य कारण में आपको विभिन्न प्रकार के कारण आपको दिखेंगे कई डायमेंशंस में, ठीक है। तो आप उसका उत्तर यहाँ पर लिख पाएंगे। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बधुआ मजदूरी क्या है और बधुआ मजदूरी के आर्थिक कारण बताइए, या बधुआ मजदूरी के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो फिर आपको सभी प्रकार के कारणों पर बात करनी है, सभी प्रकार के कारणों को लिखना होगा। अब यहाँ आर्थिक कारक की बात चल रही है या आर्थिक कारण की बात चल रही है, अगर प्रश्न आपसे पूछा है कि कारक, ये शब्द यूज कर दे या ये शब्द यूज कर ले, ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। दोनों ही एक ही बातें हैं, दोनों में एक ही प्रकार का उत्तर निकल के आएगा, कारक भी वही है और कारण भी वही है, ठीक है। परेशान नहीं होना है। मैं हेडिंग में आर्थिक कारक लिखा हूं और बात कर रहा हूं आर्थिक कारण की, फिर इसमें आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, आर्थिक कारक में है कि किसी व्यक्ति के घर में बहुत बहुत से लोग रह रहे हैं, ठीक है, परिवार में ज्यादा संख्या में लोग और आय नहीं हो रही है, तो नीड, उनकी आवश्यकता, ठीक है, उनमें मांग जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और उनके पास पैसा या धन जो है वह कम है। तो इनकी आवश्यकता क्या होगी, आवश्यकता क्या होगी, आवश्यकता पूरी नहीं होगी। और जब आवश्यकता इनकी पूरी नहीं होगी, तो ये और पैसा कमाने का या पैसे का जुगाड़ करने का प्रयास करेगा। जब पैसा जुगाड़ करने का प्रयास करेगा, तो या तो रोजगार में और कुछ काम करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर दूसरा क्या करेगा, वो जाएगा किसी बड़े व्यक्ति के पास, जिसके, बड़े व्यक्ति मतलब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग जिसके पास ज्यादा पैसा है, धनवान, ठीक है। तो साहूकार एक व्यक्ति है, ठीक है, और साहूकार है या कोई उद्योगपति है, ठीक है, जिससे वह पैसा ले सकता है, या कोई और व्यक्ति जो पैसा रखता है अपने पास और दे सकता है। तो ये व्यक्ति क्या है, गरीब व्यक्ति, क्योंकि इसके परिवार का भरण पोषण बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, तो ये व्यक्ति जाएगा किसके पास, साहूकार के पास जाएगा, बैठेगा, चाय वाय पिएगा और बोलेगा मुझे पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो साहूकार बोलेगा कि ठीक है, आप एक काम करो, 15% ब्याज पर आप ले लो, चलो, ठीक है, या सैकड़े के आधार पर जो भी पैसा देते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, 15% पर उसने क्या है, साहूकार ने इस गरीब को पैसा दे दिया, कितना, 1 लाख रुपए दे दिया। अब 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, और बोला कि 1 साल बाद फिर वापस कर देना। अब इसके पास तो पैसा खुद के भरण पोषण के लिए नहीं था, 1 लाख रुपए ले गया खाना खाने के लिए और बच्चों के भरण पोषण शिक्षा के लिए, और उसको खर्च कर दिया। लेकिन ये, अभी तो इसको पैसा मिल गया गरीब को, ये जागरूक नहीं है, इसे ये नहीं पता है कि जो मैं पैसा ले जा रहा हूँ, वह जिस चीज में मैं खर्च कर रहा हूँ वह अनुत्पादक है, वहां से मुझे पैसे का डबल पैसा तो मिलना नहीं है, ठीक है। तो ये पैसा तो ले गया 1 लाख 15% पर, और इसकी ब्याज जुड़ गई इसके साथ, तो ये 1 लाख से और ज्यादा अमाउंट लौटाना पड़ेगा, और लौटाना पड़ेगा, और 1 साल कैसे बीत जाएंगे इसको पता नहीं चला, और 1 साल जैसे बीत गए तो साहूकार ने इसको बोला कि आप पैसे लौटाओ। अब ये फिर से परेशान कि करें तो करें क्या। अब साहूकार के पास गया, ठीक है, साहूकार बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे लौटाने के लिए नहीं है तो तुम एक काम करो, हमारे घर में क्या है, काम करो, हम तुम्हें पैसा तो नहीं देंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरा पैसा लिए हुए हो, तो पैसा तो नहीं देंगे, फिर हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, ठीक है, खाना तुम घर से खा के आना, और तुम्हें डेली क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डेली 14 से 15 घंटे हमारे यहाँ का घर का काम करना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे, अच्छा या बुरा सारा कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। और ये व्यक्ति क्या करेगा, ये मजबूर है, ठीक है, ऋण बंधन में है, ये बहुत मजबूर है, यह बोलेगा कि ठीक है फिर करूंगा, और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। तो ये आपको मैं यही बता रहा था कि आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वह ऋण लेने गया और वहीं से जाके वो फंस गया बधुआ मजदूरी में। फिर ऐसे ही है, उसके पास भूमि नहीं है, भूमि नहीं है तो फिर खाने का प्रबंध कहाँ से करेगा, खाने का प्रबंध नहीं है उसके पास, तो रोजगार भी, या तो रोजगार भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही जाएगा साहूकार के पास और इस प्रकार के उसमें जाल में फंस जाएगा। तो पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से, भूमि नहीं होने से, अनुचित मूल्य, आपदाओं के कारण समस्या जब क्रिएट हो गई तो फिर किसी न किसी से पैसा लेना पड़ रहा है, मुद्रा स्फीति, ठीक है, गरीबी के कारण,
कर्ज में दबा हुआ है, बेरोजगारी है तो आमदनी ही नहीं है, आर्थिक संकट। तो कहीं ना कहीं कई पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, पर आर्थिक कारण में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब जो चीजें आपने समझी हैं, इसको आप अपनी भाषा में अगर किसी को समझाने का जब प्रयास करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। तो कभी भी कोई भी टॉपिक हो उसे हमें समझना है अपनी भाषा में सामने वाले को बताना है। जरूरी नहीं कि किताबी भाषा का ही हर जगह उपयोग हो। ठीक है, ये क्या हो गए, आर्थिक कारण हो गए। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले सामान्य कारण पे चर्चा किए थे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब शामिल था। अब यहाँ हम सामाजिक कारण की बात करते हैं। सामाजिक कारण में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति में जो अशिक्षा है, और यही अशिक्षा क्या है, गैर जागरूकता को बढ़ाती है। गैर जागरूकता, ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं आती है। भाई शिक्षित नहीं है, वो नहीं समझ रहा है अच्छा बुरा क्या है। ठीक है, सही गलत जब समझ ही नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं वह गैर जागरूक हो रहा है। और यही कारण क्या करता है, यही कारण से फिर वह जाता है, लोन लेता है। ठीक है, और उस चक्र में फंस जाता है, उस दुष्चक्र में फंस जाता है, किसमें, बधुआ मजदूरी वाले प्रक्रिया में। ठीक है, साधनहीनता, इसके पास कोई साधन भी नहीं कि ये पैसे कमा सके। फिर बेहतर जीवन जीने की इच्छा सबकी होती है कि वो बहुत अच्छा जीवन जिए। कई लोगों की इतनी अच्छी इच्छा है कि उनके पास आय तो कम है, लेकिन उनको चाहिए है सब हाई फाई सुविधा। तो वो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं बधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं, या आत्महत्या जैसी परिस्थिति में बाद में फंसते हैं। तो कहते हैं जितनी चादर हो उतनी फैलानी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। कार्य कुशलता नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। अब स्किल नहीं है तो उसे ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा पैसा नहीं है, उसे ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिसमें पैसा नहीं है। ठीक है, तो कई लोग फिर ऐसा काम करते हैं जिसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए ऐसा आमदनी रहती है दिन की। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर में 10,000 का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग है वो। कैसे डिसाइड होगा, स्किल से डिसाइड होगा। तो कार्य कुशलता व दक्षता नहीं है जिनमें, उन्हें पैसे ज्यादा नहीं मिलेगा, और पैसे ज्यादा नहीं मिलेगा तो घर का जो भरण पोषण है, या घर का जो पूरा क्रियाकलाप है, वो प्रभावित होगा। सामाजिक असमानता, जातिवाद की अपन बात कर चुके हैं, पलायन की अपन बात कर चुके हैं सामान्य कारक में ऑलरेडी, तो इसमें भी आप वही लिखेंगे। शिक्षा बात हो चुकी है। और जाति व्यवस्था में जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर जो परिस्थिति या भूमिका का निर्धारण हो रहा है, कार्य का जो आवंटन हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कारण आपके हो गए। अब कारण वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर तो आपने देख लिया कि कैसे लिखेंगे, प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। लेकिन अब पूछा जा सकता है कि भारत में बधुआ मजदूरी के कौन कौन से स्वरूप आप देखते हैं, किस किस क्षेत्र में आपको बधुआ मजदूरी देखने को मिल सकती है। तो आप बता सकते हैं कि कृषि में कृषि मजदूर जो हैं कई बार बधुआ मजदूरी के चक्र में फंस जाते हैं। ऋण बंधन, साहूकार से एक व्यक्ति ऋण ले आया, वह गरीब व्यक्ति। तो अभी यहाँ क्या देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे इस कृषि आधारित में आप बता दीजिए कृषि मजदूर, कृषि मजदूर। ठीक है, कृषि मजदूर। तो कई बार होता है कि एक बड़े किसान ने किसी को अपना खेत दिया, ठीक है, और बोला कि इसमें आप फसल उगाइए। और बाद में जब वहां पे क्या हुआ, बाद में वहां लेखा जोखा हुआ, तो ऐसा लेखा जोखा हुआ कि इसको, कृषि मजदूर को अंत में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, वह पर पूरा साल मेहनत किया और लास्ट में जब उत्पादन हुआ और फिर लेखा जोखा हुआ, हिसाब हुआ, हिसाब के बाद उसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, या बहुत कम मात्रा में उसको उपज मिल रही है या पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कहला गया, बधुआ मजदूर का एक स्वरूप है। ठीक है, कि वह परेशान रहा, उसे जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। दूसरा है ऋण बंधन। तो ऋण बंधन में आप बता सकते हैं एक गरीब व्यक्ति, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति कब, जब वह साहूकारों के साहूकारों द्वारा जब उन्हें क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, साहूकारों द्वारा जब शोषण किया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया एक। फिर अनुचित या कम वेतन मिलता है। तो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं 12 घंटे, काम कर रहे हैं 12 घंटे, 15 घंटे भी कई दिन ओटी भी करना पड़ रहा है, लेकिन ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कम वेतन भी बधुआ मजदूरी है, कम वेतन भी बधुआ मजदूरी के स्वरूप के तहत आता है। फिर अत्याचारिक शारीरिक श्रम, ठीक है, मारपीट के काम कराना, वो भी कहीं ना कहीं बधुआ मजदूरी है। स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लंघन करना। फिर सामाजिक कारक में मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, बधुआ मजदूरी के स्वरूप है। कितना, 1 2 3 4 और 5,
इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि और भी स्वरूप आप देख देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि हाँ, वो भी बंधुआ मजदूरी का स्वरूप। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में भारत में भारत में बंधुआ मजदूरी के कौन-कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका बताना पड़ेगा। आप बता देंगे तो सबसे पहले आप परिभाषित कर देंगे, उसका अर्थ बता देंगे, फिर स्वरूप बता देंगे, स्वरूप को थोड़ा-सा डिफाइन कर देंगे कि भाई इसमें कृषि आधारित में कृषि मजदूरों के साथ, ऋण बंधन में गरीब व्यक्ति, साहूकारों के अंदर अनुचित या कम वेतन, इंडस्ट्री में कम मिलता है, अत्याचारिक शारीरिक श्रम, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मारपीट के श्रम लेना, स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लंघन करना। फिर ये हो गया, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आप इसमें बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बंधुआ मजदूरी से निपटने के क्या सरकार के प्रयास रहे हैं, और सरकार के प्रयासों को भी हम अलग-अलग तरीके से बाँट के देखेंगे, विभाजित करके देखेंगे। तो फिर से एक प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक बड़ी समस्या के रूप में बंधुआ मजदूरी सामने आती है। तो फिर ऐसा कौन-सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बंधुआ मजदूरी, बहुत अच्छा 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बंधुआ मजदूरी क्या है? बंधुआ मजदूरी क्या है? ठीक है? बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयास बताइए या लिखिए। ठीक है, ये एक आपके सामने प्रश्न आया, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। 7 में भी आ सकता है और 10 में भी आ सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और हो सकता है 2024 के मेंस में भी आपको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि एक समस्या है और आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप खुद बताइए कि बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय बताइए, इसका समाधान बताइए, या आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से प्रयास कर रही है, कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, कौन-कौन से ऐसे संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए ये प्रश्न जो है वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, और इस इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर में फिर अलग-अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है योजनागत प्रयास बताइए, योजनागत प्रयास बताइए। फिर आपसे पूछा जा सकता है संवैधानिक प्रयास बताइए। क्या पूछा जा सकता है? संवैधानिक प्रयास बताइए, ठीक है ना? फिर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना? फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अपने उपाय बताइए। फिर मूल्यांकन पूछा जा सकता है, सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन, हालांकि पूछते नहीं है पर पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको सबके लिए तैयार होना पड़ेगा। अब मैंने जैसे बताया कि आपसे योजनागत, संवैधानिक, ऐसे अलग-अलग आपको तैयार रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत में बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए या उसके खिलाफ अगर कोई प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, तो उसके बारे में हम बताएँगे। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बंधुआ मजदूरी के संबंध में हमारे संविधान में कई प्रावधान है, एक नहीं, कई प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को मैं आर्टिकल के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे अनुच्छेद 19(1) जी में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या उनकी पसंद का रोजगार करने का अधिकार होगा, और यहाँ पर यही एक बात छिपी हुई है कि किसी व्यक्ति से आप जबरन कोई काम बिना उसकी पसंद के नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उनकी पसंद का रोजगार करने का उसे अधिकार होगा। और ये अधिकार कहाँ है? यह अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है। ठीक है? अगर इसको प्रभावित किया जाएगा तो उसका जो वास्तविक विकास है वो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो क्या है? गलत है। ठीक है? ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि मौलिक अधिकार किसके खिलाफ बात करते हैं? किसके खिलाफ बात करते हैं? राज्य के खिलाफ। राज्य को कहते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। कैसा नहीं करेगा? किसी भी व्यक्ति के पसंद का रोजगार करने का अगर उसे अधिकार है, उसके खिलाफ राज्य नहीं जाएगा। ठीक है? जबरदस्ती उसे किसी रोजगार को करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, अनुच्छेद 19(1) जी। फिर अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद या उसके अपने तरीके के आधार पर जीवन जीने की स्वतंत्रता
होगी। अनुच्छेद 21। फिर अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक उससे श्रम नहीं कराया जा सकता है, इसका प्रतिषेध किया गया है कि बलपूर्वक श्रम अर्थात बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में बताया गया है। तो पहला अनुच्छेद 19 एक जी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 जो छोटे बच्चे हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, छोटे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 39 ए स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर हैं। अगर कोई पुरुष के लिए अवसर है तो वह स्त्री के लिए भी अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। स्त्री को बंधुआ मजदूरी करने के लिए या उसको रोजगार से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 39 डी में समान वेतन और समान कार्य की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, एक पुरुष वही कार्य कर रहा है उसको 20,000 और एक महिला वही कार्य कर रही है उसको 10,000 दिया जा रहा है, तो यह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो सके। तो ये जो प्रावधान है ये डायरेक्ट अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें बंधुआ मजदूरी के लिए बात की गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कहीं ना कहीं जो मजदूरी करने के लिए वो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है उसमें दो तीन बातें निकल के आएंगी। पहला आएगा कि उसे जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है जितना होना चाहिए, तो उचित उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उचित कार्य परिस्थिति नहीं दी जा रही है या उचित कार्य स्थल नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसे उचित जो भोजन होना चाहिए भोजन की उपलब्धता नहीं हो रही है। ठीक है, उसके साथ मारपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रावधान आप देख रहे हैं ये प्रावधान किससे मिलते हैं? बंधुआ मजदूरी को रोकने के प्रयास के रूप में, संवैधानिक प्रयास के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ हेडिंग डल गई संवैधानिक प्रयास। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके इसको फिर से आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको इन प्रश्नों से लड़ने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रॉपर आपको इस प्रकार से समझना होगा और लिखना होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है विधिक प्रयास। ठीक है, विधि के माध्यम से या कोई और कानून जो सरकार ने बनाया है संविधान के अतिरिक्त, तो उनके माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। मैंने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है क्या, आपको कीवर्ड्स पकड़ना है। यहाँ पर क्योंकि ये क्लास है, यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाया जा रहा है, ज्यादा बताया जा रहा है, आपको वहाँ कीवर्ड्स लेके जाना है एग्जाम में। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370 याद रखनी है, गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है। इसको रखना ही रखना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370 के तहत गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब है मनाही है इसकी, गैर कानूनी श्रम नहीं कराया जा सकता है। फिर न्यूनतम मजदूरी किसी कार्य के लिए अगर निर्धारित की गई है, किसी श्रम के लिए निर्धारित की गई है, तो वो कहाँ की गई है? 1948 के तहत, अधिनियम के तहत। और उसमें न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम राशि निर्धारित करना जरूरी है और उतनी देना भी जरूरी है। ठीक है ना, नहीं तो वह फिर अपराध के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट मानिए और इसको भी रखिएगा। फिर संविदा श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 जो बेहतर काम की परिस्थितियों को लागू करने के संबंध में है कि कोई मजदूर कहीं काम कर रहा है किसी कारखाने में, तो उस कारखाने में बाकायदे पानी, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, मजदूरों को खाना खाने के लिए कैंटीन की सुविधा हो, उनके आने जाने का प्रॉपर प्रबंध हो। ठीक है, उनके स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था हो। ठीक है, उनके सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें निकल के आती हैं। फिर बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने के लिए, उसे समाप्त करने के प्रयास के तौर पर एक अधिनियम आया 1976। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से या बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के उद्देश्य से यह प्रावधान आया। तो आप ये तीसरा इसे भी लिखेंगे। अब ये दो तीन आपके पास पता है, फिर संवैधानिक प्रयास पता है, फिर योजना के माध्यम से अगर आपको पता है, इस प्रकार से आप 10 नंबर का मैक्सिमम जो 2 पेज का उत्तर है उसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर मैं यहाँ बता दूं तो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास अधिनियम 2018, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीजें रखना ही रखना है अपने दिमाग में। 2-3 पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, 4-5 पॉइंट वहां से, ऐसे में आपका उत्तर बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। है योजनागत क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो योजना मैंने बताया था आपको, डिवाइड करके आप जब लिखते हैं
कोई चीज आप निबंधात्मक अब जब लिखते हैं तो निबंधात्मक शैली पहले प्रयोग की जाती थी, उसमें नंबर पहले मिलते थे। अब अगर आप निबंधात्मक शैली यूज कर रहे हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको चीजों को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, आपको चीजों को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा कि भाई उसका परिचय क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके कारण क्या है, ठीक है, उसके प्रयास या समाधान क्या है। इसके पहले आप ये भी बताएंगे कि भाई उसके प्रभाव क्या हैं। प्रभाव में भी आप जाएंगे तो पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव बताएंगे। प्रयास में समाधान में बताएंगे तो समाधान में आप बता सकते हैं। हर चीज को तोड़ा जा सकता है और तोड़ के उसको बेहतर आप उत्तर बता सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयास हो सकता है प्रयास में या समाधान में, ठीक है। दूसरा हो सकता है सरकारी प्रयास हो सकता है, सरकारी प्रयास हो सकता है, ठीक है। फिर सरकारी प्रयास में भी राज्य में तोड़ दीजिए, राज्य में और केंद्र सरकार में तोड़ दीजिए। अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हमेशा चीजों को तोड़ के वर्गीकृत करके क्लासिफाइड करके आपको उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करना है, जिससे आप अच्छा कर पाए, ठीक है। मैंने पहले ही क्लास में आपको बोला था कि अगर आप पूरी क्लास पढ़ लिए तो आपको कम से कम 100 के आसपास, कितने में, 150 में आप 100 नंबर का 100 नंबर का फाइनल काम कर रहे हैं कि आपको 100 नंबर आपको मिलेंगे। 90 to 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस पार्ट में, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी वाले पार्ट में। और अटेम्प्ट तो आप करके आएंगे कम से कम 140 के आसपास का अटेम्प्ट करके आएंगे या प्लस ही करके आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज मैं छोड़ूंगा ही नहीं जो आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी नया जुड़ा है, हो सकता है 24 में कुछ ऐसे 3 मार्कर 2 मार्कर आ जाए प्रश्न, या कोई ऐसा 7 मार्कर आ जाए। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लास्ट में एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें कीवर्ड्स पे हम बात करेंगे। ऐसा कोई शब्द है तो उसका क्या परिभाषा है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो 2 मार्कर को हम वहां से कवर करने का और प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त सारथी प्रोग्राम जो चल रहा है उसके आप आंसर राइटिंग सेशन से जुड़िए, एकलव्य चल रहा है, एकलव्य में जुड़िए। तो ये सब चल रही हैं, इनसे अब जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। योजनागत में बधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। किसको? बधुआ मजदूर में जो बेचारे परेशान थे, फंसे हुए थे श्रमिक, उनको। उज्ज्वला योजना आती है जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसमें क्या किया जाएगा, मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास की व्यवस्था। फिर मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना 2012। इसके अतिरिक्त और कोई योजना चल रही है तो आप निश्चित रूप से उन्हें ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप किसी के नोट्स में अगर आपको मिल रहे हैं उनको आप यहाँ पे डालिए। मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ आपको बताया हुआ है, हो सकता है उसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसी योजना है जो बहुत अच्छी योजना है इस क्षेत्र की, आप उसे अपने इसमें वैल्यू ऐड जरूर करें, उसको जरूर लिखें। ऐसा जरूरी नहीं कि यही सारी बातें कह दी गई हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे सरकार के प्रयास हैं जो आप जानते होंगे, उनको भी यहाँ पर पुटअप करें, ठीक है। तो ये कैसे प्रयास हो गए? योजनागत प्रयास हो गए। अब है मधुआ मजदूरी को दूर करने का प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन इस प्रयास को करने के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जब आपसे इस टॉपिक्स में इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सरकार को बधुआ मजदूरी उन्मूलन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है 7 या 10 नंबर में, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है भाई, डेटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है, कौन किसका शोषण हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब शिकायत की जाएगी सरकार के पास, पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाएगी, उसका प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो तब ना हम बधुआ मजदूरी या सरकार बधुआ मजदूरी के लिए जो बधुआ मजदूरी एक समस्या के रूप में है हमारे समाज में, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास करेगी। जब डेटा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेगी? तो आप फिर यहाँ बताएंगे कि गरीबी का सटीक सर्वेक्षण नहीं हो बना कि वास्तव में गरीब कौन है और कितने प्रतिशत गरीब हैं, ठीक है। वो गरीबी का जब सटीक सर्वेक्षण प्राप्त हो जाएगा तो उनके कल्याण के प्रयास किए जाएंगे, और जब कल्याण के प्रयास किए जाएंगे
तो वह बधुआ मजदूरी के दुष्चक्र में नहीं फंसेंगे। ठीक है। फिर आंकड़ों की अनुपलब्धता, प्रॉपर आंकड़े ही नहीं मिल पाते हैं। काहे कि आंकड़े नहीं मिल पाते हैं? आंकड़े हो सकता है गरीबों के आंकड़े ना मिल पा रहे हैं, हो सकता है बेरोजगारों के आंकड़े ना मिल पा रहे हैं, और हो सकता है, यह भी हो सकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं बधुआ मजदूरी में, जो फंसे हुए हैं या जो बधुआ मजदूर हैं, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, किस जगह पर हैं, किसके अंदर बधुआ मजदूरी कर रहे हैं, इसका जब आंकड़ा ही नहीं मिलेगा तो सरकार करेगी क्या? ठीक है। तो आंकड़ों की अनुपलब्धता, फिर मामलों की अंडर रिपोर्टिंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, या पुलिस ने उनको रिपोर्ट लिखा नहीं, या फिर लिखा भी तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाया गया और एनसीआरबी के पास नहीं सबमिट किया गया। तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। फिर अगर शिकायत की गई है तो उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की है बधुआ मजदूरी के खिलाफ, उसे क्या है, उसे सुरक्षा नहीं दी गई है। ठीक है। तो सुरक्षा की समस्या है, और कानून का लचर क्रियान्वयन या कार्यान्वयन है। फिर श्रमिकों के बीच जागरूकता, वह व्यक्ति जिसने लोन लिया था, ऋण लिया था, साहूकार के दुष्चक्र में फंस चुका है, काहे के दुष्चक्र में, बधुआ मजदूरी के दुष्चक्र में फंस चुका है, वह बेचारा इतना जागरूक नहीं है कि अपने अधिकारों को जान सके, और जब उसे अपने अधिकार नहीं पता है तो उसके खिलाफ कैसे चला जाएगा, और खिलाफ जाने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत शिक्षा नहीं है, वह शिक्षित नहीं है और जागरूक नहीं है, तो कैसे कर सकता है? तो कहीं ना कहीं यह भी एक समस्या है। पुनर्वास की समस्या है, पुनर्वास की समस्या है। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को आपने बधुआ मजदूरी से अलग कर भी लिया तो फिर उसके पुनर्वास, उसके कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, और अगर कोई योजना लाकर ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है तो क्या वह लक्षित व्यक्ति, वह जो प्रभावित व्यक्ति था, उसके कल्याण के लिए हो रहा है, या कोई और ले जा रहा है उसका लाभ? ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये समस्याएं कहीं ना कहीं, ये जो चुनौतियां हैं, सरकार के समक्ष भी हैं, हमारे समाज के समक्ष भी हैं, तो इनको आप आसानी से लिख पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई और चुनौती आप देख पा रहे हैं कि सरकार के सामने बधुआ मजदूरी के उन्मूलन के दौरान उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप वैल्यू एडिशन अपनी कॉपी या अपने सिनॉप्सिस में कर लीजिएगा। मैंने बोला था कि सरकार का जो प्रयास है वह राज्य स्तर पर हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया आपको। बधुआ मजदूरी के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 1989 इसके लिए कार्य करता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966 इसके लिए काम करता है। और दास व्यापार, ठीक है, दास व्यापार और दासता उन्मूलन कन्वेंशन 1926, ठीक है। और ये इसलिए मैंने इस पे डाला है क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कहीं ना कहीं जो बधुआ मजदूरी है वह दासता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, दासता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रही है। प्राचीन काल में जो दास होते थे उनका भी कहीं ना कहीं बधुआ मजदूर से आप वो कर सकते हो, समानता कर सकते हो। ठीक है। अब बधुआ मजदूरी को कम करने के उपाय क्या है? उपाय, ये आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि भाई आप भी कुछ सोच रहे हैं, आप भी तो कुछ सोच रहे हैं, सरकार इतना सब कुछ सोच रही है, पर प्रशासक बनने जा रहे हैं आप, तो आप क्या सोच रहे हैं? तो आपसे फिर पूछेगा कि बधुआ मजदूरी, क्या प्रश्न पूछा जाएगा? बधुआ मजदूरी को कम करने के लिए या उसके उन्मूलन के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। अब आप खुद क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या उपाय आप सोचते हैं? ठीक है, क्योंकि आपको पता हो गया बधुआ मजदूरी क्या है, उसके क्या कारण हैं, सरकार क्या कर रही है, सब कुछ आपको पता हो गया। लेकिन यह भी आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर बधुआ मजदूरी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उसका उन्मूलन हो सकता है। ठीक है, तो जब आपको सोचना पड़ेगा तो फिर आप अपने पॉइंट्स बताएंगे। अब मैं यहाँ अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इससे अधिक और कुछ सोचते हैं तो अपने पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे बधुआ मजदूरी विरोधी कानूनों को लागू करते हुए उनके बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास कीजिए, क्योंकि कानून बन जाना पर्याप्त नहीं है, कानून का बेहतर क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। फिर जागरूक, अच्छा, जो कानून बना है, जो प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं, उनके बारे में या कोई सिस्टम है इस संबंध में, उस सिस्टम के बारे में क्या है, जागरूकता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति तक। ठीक है, कि अगर कोई समाज का व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को जानता है जो बधुआ मजदूरी में लिप्त फंसा हुआ है, तो उस तक अपनी बात पहुंचा सके, तो जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से भी हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं आर्थिक कारण जो हम देख रहे थे, आर्थिक कारण में हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ऋण बंधन के कारण
बधुआ मजदूरी में फंसता है तो आर्थिक सशक्तिकरण कर दिया जाए। अब आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है क्या है? कौशल कौशल विकास। कौशल विकास इसलिए जरूरी है कि जो नौकरी हैं उनमें कहीं ना कहीं कौशल की जरूरत है, तो कौशल विकास करेंगे और कौशल विकास करने से फिर क्या होगा? रोजगार मिलेगा उसे, और रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? उसे पैसा तो मिलेगा, ठीक है, और पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी? बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक कारणों के कारण या गरीबी के कारण जहां वह बधुआ मजदूरी में फंस रहा था, वहीं अब उस कारण को ही समाप्त करने का हमने प्रयास किया है। और वह कारण समाप्त कैसे होगा? उसके कौशल विकास से, उसे रोजगार देके, ठीक है। और रोजगार और कौशल विकास जब जब उसे दे दिया हमने, तो ऑलरेडी उसे धन प्राप्ति होने लगी, और धन प्राप्ति के बाद उसकी गरीबी दूर होने लगेगी। वह साहूकारों के ये गरीबी के दुष्चक्र में और साहूकारों के बधुआ मजदूरी के दुष्चक्र में जो बेचारा फंसा हुआ था, वह नहीं फंसेगा, और कहीं ना कहीं यह हमारा बड़ा अच्छा उपाय हो सकता है। फिर सहायता और पुनर्वास। अब एक व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, जिसके पास और कोई साधन नहीं है कमाने के लिए, ठीक है, उसे खाना ही खाना है, तो उसके पास कुछ ऐसा उपाय नहीं है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि ठीक है साहब, हम आपके यहाँ जितने घंटे तक आप बोलेंगे हम काम करेंगे, बस हमें भोजन उपलब्ध कराए जाइए, हमें 2 रोटी आप दिए जाइएगा जिससे हमारा जीवन बना रहे। तो फिर हमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना कोई आर्थिक साधन है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उसके पास कौशल है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं हम क्या करें? उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, उन्हें घर प्रदान करें, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब व्यवस्था सरकार को देना पड़ेगा। तो सहायता और पुनर्वास का प्रयास रहेगा। सामुदायिक जुड़ाव, समाज से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और सहयोग और भागीदारी के माध्यम से पूरा समाज के जो लोग हैं वो पूरे समाज को जागरूक करें, सब लोग मिलके और इस समस्या से निजात पाने का प्रयास करें। तो ये कहीं ना कहीं ये उपाय या समाधान कौन सुझा रहा है? आप सुझा रहे हैं, और हम सुझा रहे हैं, और हमसे पूछे गए हैं, क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं? प्रशासक बनने जा रहे हैं, एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो रोकने के लिए गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार से निपटना होगा। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का उपाय करना पड़ेगा, नीतिगत सुधार करना पड़ेगा, कानून सही लाना पड़ेगा। बधुआ मजदूरों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए काम करने वाले संगठनों को, एनजीओज को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे प्रयास आप देख रहे हैं, इन सारे प्रयासों के माध्यम से बधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया जा सकता है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि बधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया जा सके, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपने अनुसार अच्छी जिंदगी जी सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया बधुआ मजदूर का टॉपिक कंप्लीट। अब थोड़ा सा आप पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर इसके बाद प्रवासी श्रमिक वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने जो टॉपिक है प्रवासी श्रमिक, ठीक है। प्रवासी श्रमिक जो टॉपिक है, इसमें आप 2 शब्द देख रहे हैं। एक देख रहे हैं श्रमिक, एक क्या देख रहे हैं? श्रमिक देख रहे हैं, और एक देख रहे हैं प्रवासी। तो श्रमिक मतलब जो श्रम का कार्य कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, श्रम का कार्य कर रहा है, ये तो आप श्रम का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये तो सामान्य बात हो गई, कोई काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, इसके कारण ये टॉपिक पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रवासी शब्द के कारण, प्रवासी। अब हमें प्रवासी शब्द के बारे में देखना है कि भाई प्रवासी क्या है। तो प्रवासी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी भी कारण से अगर अपने, उसका आवास था ए, या उसका क्षेत्र था जहां वह रह रहा है वह ए था, वह ए से कहाँ जा रहा है? बी क्षेत्र में जा रहा है। ये क्या था? ए क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? ए क्षेत्र था। और वह कहाँ जा रहा है? बी क्षेत्र में जा रहा है। ए से बी में जा रहा है किसी उद्देश्य को लेके, ठीक है, किसी उद्देश्य को लेके वहां जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए जो हमारा श्रमिक है, ये हमारा जो श्रमिक है, ये जो हमारा श्रमिक है, ये श्रमिक अपने ए क्षेत्र से किसी उद्देश्य के लिए बी क्षेत्र में जा रहा है।
तो जा रहा है एक बात हो गई, लेकिन अब यहाँ देखना है कि वहां वह निवासरत निवासरत है, और यह निवास हो सकता है स्थायी, स्थायी या अस्थायी, स्थायी या अस्थायी। ठीक है, तो जब बिहार का कोई एक मजदूर, एक श्रमिक, एक व्यक्ति रोजगार के लिए गुजरात आता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे, उस मजदूर को, उस श्रमिक को बोलेंगे प्रवासी श्रमिक या प्रवासी मजदूर। और इन प्रवासी मजदूरों के बारे में आज हम ये देखेंगे कि इन प्रवासी मजदूरों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं, सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है, कौन से नीतिगत प्रयास कर रही है। ठीक है, और प्रवासी श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम और आप और क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि कल को नीति निर्माता के तौर पर, आप प्रशासक की भूमिका के तौर पर समाज में जाएंगे तो आपको भी इनके कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। और यही पूरा हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इनके बारे में देखेंगे कि आखिर क्या पढ़ेंगे, आखिर इस प्रवासी श्रमिक की क्या है, इस प्रवासी श्रमिक की का मतलब क्या है। ठीक है, फिर परिभाषा अगर बताना है तो परिभाषा बताएंगे हम लोग कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। फिर बताएंगे कि इनकी विशेषताएं भी बताया जा सकता है कि प्रवासी श्रमिकों की विशेषताएं क्या है। तो भाई ये अपने रोजगार के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में, अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिलों में जाते हैं। फिर विशेषताएं बताएंगे, अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से दोनों ही प्रकार से दूसरे राज्य में रहने लगते हैं। ठीक है, वहीं शिक्षा और अपने बच्चों का लालन पालन या भरण पोषण करते हैं, परिवार की वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, तो विशेषताएं बता सकते हैं। विशेषताओं के बाद हम बताएंगे कि इनके समक्ष या इनकी समस्याएं क्या हैं। ठीक है, फिर समस्याओं के बारे में बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसके समाधान क्या है, इसकी समस्याओं के जो क्या है समाधान क्या है। इस समाधान में फिर हम देखेंगे कि इनके समाधान के उपाय हम क्या बताने जा रहे हैं, वो फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है वो उपाय, सरकार क्या प्रयास कर रही है वो उपाय। अब इन सरकार के प्रयासों को भी हम अलग करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या, कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या, फिर क्या कोई नीतिगत प्रयास है, कोई नीति या अधिनियम है। फिर तीसरा देखेंगे कोई योजना है क्या। ठीक है, कोई योजना है क्या, और इनको आप चाहें तो सरकार के प्रयासों को केंद्र और राज्य में भी बांट सकते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक है ना, उस पर 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज जितना लिखना है आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि टॉपिक की सारी जो बातें हैं उनको हमें तोड़ना कैसे है, उसका एक सीक्वेंस कैसे बनाना है, उस आधार पर आपको बढ़ना है। और यहीं से फिर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि प्रवासी श्रमिक क्या है, प्रवासी श्रमिक की परिभाषा बताइए, प्रवासी श्रमिक की विशेषताएं बताइए, प्रवासी श्रमिक की समस्याएं बताइए, इस प्रवासी श्रमिक के समाधान बताइए, क्या उपाय आप सुझाते हैं वो, फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है वो, सरकार संवैधानिक प्रयास क्या कर रही है, नीतिगत प्रयास क्या कर रही है, योजनागत क्या प्रयास कर रही है वो, यही तो प्रश्न आना है। तो कोई भी टॉपिक हो आपको इस दिशा में ही काम करना है। इस दिशा में जब आप करेंगे तो सारी चीजें आप कंप्लीट भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, और जो प्रश्न आने वाले हैं उनको अच्छे से टैकल भी कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि प्रवासी श्रमिक होता क्या है, फिर भी मैं बता दूं कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है, प्रवासी श्रमिक वे व्यक्ति होते हैं जो रोजगार या बेहतर जीवन के लिए या किसी और कारण से अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। मैंने बताया कि बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अधिकतर युवा जो है वो रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य पर जा रहा है, जो दूसरे क्षेत्र पर जा रहा है, दूसरे देश पर जा रहा है, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, प्रवासी श्रमिक बोलेंगे। भारत में प्रवासी श्रमिक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें कई बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जाने का काम करते हैं। जनगणना 2011 की एक रिपोर्ट थी जिसमें अंतर राज्य प्रवासी, राज्य से राज्य के प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या 4 करोड़ है, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक, उनकी संख्या कितनी है, 4 करोड़ है। और यह छोटी संख्या नहीं है बल्कि यह बड़ी संख्या है। फिर जारी रिपोर्ट माइग्रेशन इन इंडिया 2021 के अनुसार भारत में कुल प्रव्रजन या प्रवासन की दर कितनी है, 28.9 है, और ग्रामीण में है 26.5% है। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है प्रवासी श्रमिक की परिभाषा या उसका
मतलब क्या होता है ये जानना। ठीक है, अब इनकी समस्याएं क्या है, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं क्या है, भारत में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं क्या है। हेडिंग यहाँ आप सुधार लेंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, हो सकता है टेक्निकल एरर हो कुछ। आप यहाँ पर क्या रहे, भारत में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप खुद सोचिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति या आपके समाज में ऐसा व्यक्ति जो बाहर काम करने के लिए गया हुआ है, तो उससे आप पूछिए कि भाई आपको किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रश्न में मैंने जैसे ये सीधा सीधा लिख दिया है, इसमें भी किसी प्रवासी श्रमिक की समस्याओं को आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि भाई उसकी वहां पर सामाजिक समस्या क्या है, उसकी आर्थिक समस्या, उसे किस प्रकार की आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, राजनैतिक राजनैतिक समस्याएं भी झेलनी पड़ती। कई बार कुछ राजनीतिक दल या कुछ राजनीतिक लोग वोट बैंक की खातिर दूसरे राज्य से आए श्रमिकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। राजनीतिक समस्या भी बता सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की या फिर अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हो सकती हैं, धार्मिक समस्याएं हो सकती हैं। तो वो प्रवासी श्रमिकों को क्या है, उनसे जूझना पड़ता है। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है सीधे पॉइंट्स। तो शिक्षा, जो श्रमिक हैं उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा कम रहती है उनकी, या शिक्षा है भी तो कहीं ना कहीं वो है क्या है, औपचारिक शिक्षा है, जागरूकता उतनी उनके अंदर नहीं आ पाती है। स्वास्थ्य सेवा के लिए परेशान होते हैं, अच्छी उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, सामाजिक सेवाओं तक उनकी सीमित पहुंच होती है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, बाहर रहते हैं और लाभ वहां मिल रहा है। ठीक है, जिस क्षेत्र के वो हैं तो कई बार उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। फिर ऋण बंधन में फंसने के कारण कहीं ना कहीं बधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं, और तस्करी के लिए समस्या है कि तस्करी में भी उनको शामिल कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति किसी बाहर के गल्फ कंट्री में गया है और पता चला कि वह कमाने गया है, श्रम करने गया है, पैसा कमाने बेचारा गया है, और उसकी तस्करी कर दी जाए। ठीक है, उसे मार दिया जाए, उसके जो अंग है शरीर के उनको बेच दिया जाए किसी और को। फिर कौशल प्रशिक्षण तक सीमित पहुंचे, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जब स्किल डेवलपमेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं उन्हें जो मजदूरी है वह कम मजदूरी में बेचारे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो जीवन स्तर थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाता है, बिचौलियों द्वारा शोषण होता है। यहाँ से गए थे कि 30,000 रुपये महीना मिलेगा और बाद में मिल रहा है 10,000 रुपये और काम करना पड़ रहा है 15 घंटे। तो कहीं ना कहीं बिचौलियों द्वारा शोषण भी इसको बोल सकते हैं। शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर होना, कार्यस्थल की परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो भी है। नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कभी भी निकाल दिया जा सकता है। भाषा और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण कि किसी ऐसे क्षेत्र में है कि वहाँ के लोग कुछ अलग भाषा बोलते हैं और हम अलग भाषा बोलते हैं, वहाँ गए हुए हैं, तो भाषा के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है निश्चित रूप से। सांस्कृतिक कपड़े पहनने के ढंग के आधार पर भी होता है। फिर कानूनी संरक्षण का अभाव है, कानून के बारे में या तो जागरूकता नहीं है, या तो कानून ही नहीं है, या तो कानून है तो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सालों साल केस चल रहे हैं। इससे अच्छा जो प्रवासी श्रमिक है वो कहता है कि हमें केस ही नहीं लड़ना है, ठीक है, हमें शिकायत ही नहीं करनी है, जो हमारे साथ समस्याएं चल रही हैं उनसे हम अकेले लड़ते रहेंगे। स्वच्छता सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। तो श्रमिकों, जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी कई समस्याएं हो सकती हैं। मैंने इसमें 8-10 समस्याएं, 12 समस्याएं बताई है, और भी आप सोचिए और कोशिश करिए कि आप उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक कारणों के अंतर्गत अलग अलग से लिखिए। ठीक है, और वहां पर क्या है, वैल्यू एडिशन बाद में आप करते रहिए, जब बार बार पढ़ेंगे कुछ और चीजें आपको निकल के आगे आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई समस्याएं। अब भारत में प्रवासी मजदूरों के समक्ष क्या है, कारण, भारत में प्रवासी मजदूरों के क्या है, ये जो समस्याएं इनके हैं उसके क्या कारण है, जो समस्याएं उनको मिल रही थी उसके क्या कारण है, या उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उससे क्या क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं कृषि संकट, रोजगार की कमी, उचित शिक्षा नहीं, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताया है। ये सब समस्याएं, ये कारण है जिनके कारण उनके समक्ष समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, अगर उसके पास रोजगार होता अपने स्थानीय स्तर पर तो फिर वो दूसरे राज्य क्यों जाता, क्या बनी थी उसको प्रवासी श्रमिक बनने की। उसके पास कृषि के लिए भूमि होती तो वो कृषि करता, दूसरी जगह क्यों जाता। उसके पास उचित शिक्षा की व्यवस्था उसको गांव में मिल जाती तो शहर की ओर क्यों जाता। उसके पास अगर वेल मेंटेन आर्थिक व्यवस्था होती तो फिर दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ के कारण भी कई बार होता है कि बाढ़ के कारण उसका सब उजड़ गया तो बेचारा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं शहर की ओर जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त
विकास नहीं हो पाया अगर गाँव में, तो शहर की ओर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो ये सब फिर सामाजिक मुद्दे में भेदभाव, अगर किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा गाँव के लोग भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वहाँ से निकल के दूसरे जगह जाएगा, क्योंकि उसे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो कारण, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से समस्याएँ बेचारे को झेलना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपके सामने इसका आप स्पष्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन रहेगा कि प्रवासी मज़दूरों की संख्या में प्रवासी मज़दूरों की संख्या में लगातार लगातार वृद्धि होने के, ठीक है, यहाँ जोड़ लीजिएगा भारत में, है ना? भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो भारत में प्रवासी मज़दूरों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं? ठीक है, लिखिए 7 और 10 में। ठीक है, तो ये कारण है जिससे एक व्यक्ति प्रवास में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, या गांव से शहर की ओर जाता है, एक जिले से दूसरे जिले की ओर जाता है। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों के कारण, आर्थिक असमानता के कारण, आय में अंतर, गरीबी और अमीरी के बीच जो भेद है, उसके कारण बेचारे को उधर जाना पड़ता है। फिर कृषि संकट के कारण, फिर रोजगार नहीं है उसके पास, उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही जिस क्षेत्र में है वह, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और यही कारण आपको एक अलग टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें प्रव्रजन जो टॉपिक है, विस्थापन जो टॉपिक है, उसमें भी आप इसको देखेंगे। ठीक है, माइग्रेशन, शहरी क्षेत्रों में उद्योग है, गांवों में उद्योग नहीं है, और रोजगार उद्योगों में मिलेगा तो वहीं जाएगा। ये सारे कारण आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? मैंने बताया था कि आपको खुद भी उपाय बताने होंगे, क्योंकि समस्याएं आप पढ़ लिए, फिर प्रवासी मजदूरों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण आपने देख लिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से उपाय कर दिए जाए कि इनकी संख्या में कमी आए, और अगर कुछ लोग अगर प्रवासी श्रमिक हैं भी, तो फिर उनके समक्ष जो समस्याएं हैं, उनके जीवन यापन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बहुत आसान है कि आप उसी व्यक्ति से पूछिए जो प्रवासी श्रमिक है, आपके आस-पास रहता है। एक बार आप उससे पूछिए कि आपको क्या समस्याएँ थी, समस्याएँ वो बताएँगे, उसके कारण भी वो बताएँगे कि क्यों गए हैं हम वहाँ बाहर, ठीक है? या शहर की ओर क्यों गए हैं, वो कारण भी बता देंगे। फिर तीसरा, आपसे जब आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा, आपकी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? तो आपकी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, जब आप उनसे पूछेंगे, तो आपको क्या बताएँगे? आपको बताएँगे कि स्थानीय स्तर पर, अरे भाई, मेरे पास अगर नौकरी यहीं होती, अपने घर के पास होती, कौन नहीं रहना चाहता अपने घर के पास? तो यही बोलेंगे कि अगर यहीं पर मुझे नौकरी मिल जाती, अपने गाँव में मिल जाती, अपने घर के, अपने जिले के आस-पास मिल जाती, तो फिर मैं दूसरे शहर क्यों जाता? तो स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था पहला उपाय हो गया। ये सीधा-सीधा सबसे पहले वो यही बोलेंगे। फिर बोलेंगे, अरे यार, इसलिए भी जाना पड़ा कि नौकरी तो यहाँ थी, लेकिन बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट है, वो यहाँ उतना अच्छा वातावरण नहीं है गाँव में, इसलिए वहाँ जाऊँगा तो मैं रोज़गार भी कर लूँगा और मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा भी हो जाएगी, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, अच्छे लोगों से मिलाव और जुड़ाव भी होगा। तो बोलेगा, जो शिक्षा और प्रशिक्षण कौशल उन्नयन की व्यवस्था है, अगर गाँव में बेहतर कर दी जाए, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा? क्योंकि कारण तो यही था ना कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी यहाँ अच्छी। तो दूसरा कारण हो गया। फिर बेहतरीन काम की शर्तें, किसी सामान्य बनिया के यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उससे ज़्यादा मज़दूरी कराई जा रही है और पैसे कम दिए जा रहे हैं, और दूसरी ओर अगर उसे उसे ऑफ़र मिल रहा है कि आपको 8 घंटे काम करने हैं और आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा, तो क्यों नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। तो उसको अगर ये है, ये काम भी हो गया। अगर यही चीज़ उसको गाँव में मिल जाए, तो गाँव में काम करने लगेगा, फिर प्रवास में क्यों जाएगा दूसरे शहर? सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण आवास की व्यवस्था, उसे अच्छा आवास मिल जाए। सामाजिक जागरूकता, अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान, कानूनी ढांचा और स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा तक पहुंच, अगर ये सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण स्तर पर कर दी जाएं, स्थानीय स्तर पर कर दी जाएं, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे शहर, दूसरे देश या दूसरे जिले में प्रवासी श्रमिक के तौर पर क्यों काम करेगा? वह अपने स्थानीय स्तर पर अपने परिवार के साथ रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर काम कर लेगा। ठीक है? तो ये उपाय हैं, और मैंने बताया कि ये जितना भी आप समाजशास्त्र में जो भी चीज़ें पढ़ोगे, वह समाज से जुड़ी हुई हैं, और आप वहाँ पर देख सकते हैं, समाज के लोगों से बात करके अनुभव कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आप खुद ब खुद भी इसके उत्तर को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। स्वच्छ पेयजल हो, फिर स्वास्थ्य सेवा हो, अच्छे हॉस्पिटल हों, ठीक है?
तो कानूनी सहायता तक पहुँच हो, इंटरनेट की सुविधा हो, तो जो चीज़ें उसे शहर में मिल रही हैं, जो चीज़ें उसे दूसरे राज्य में मिल रही हैं, उसे गाँव में दिला दीजिए, वो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, है ना? अब प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे संस्कार नहीं है, बल्कि सरकार है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है, तो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या अपनी सिनॉप्सिस में ये चीज़ डालना होगा कि भाई योजना कौन-कौन सी है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए है, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान जब कोविड का टाइम था। फिर पीएम स्वनिधि योजना, यह योजना लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में ठेले लगाते हैं बेचारे किनारे, वो अपना छोटा रोजगार करते हैं, असंगठित श्रमिक जिनको बोला जाता है, उनके लिए क्या है? उनके लिए 10,000 रुपए तक का क्या है? लोन, ये वो ब्याज मुक्त क्या है? उनको पूंजी दी जाएगी या ऋण दिया जाएगा, जिससे वह अपना और अच्छा काम बना सकें या कार्य कर सकें। तो पीएम स्वनिधि योजना, तो इन योजनाओं को आप अपने सिनॉप्सिस में डाल लीजिएगा और उसके बाद इसका डिटेलिंग तो आप खुद से थोड़ा देख ही लेंगे, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक? फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राज्य प्रवासी सेल मैपिंग के साथ राज्यों में प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस, क्योंकि एक समस्या आ रही थी बधुआ मजदूरी में, मैंने बताया था आपको कि आखिर बधुआ मजदूर हैं कहाँ, कितने हैं, ठीक है? उसकी संख्या, पूरे जो संबंधित आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को रखने के लिए भी जरूरी है एक सिस्टम। तो यहाँ प्रवासी श्रमिकों के संबंध में इसके लिए राज्य प्रवासी सेल बनाया गया है। फिर ई श्रम पोर्टल, जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, यह प्रवासी श्रमिकों सहित देश में असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करेगा और उसका एक राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस तैयार करेगा, जिसे सरकार आसानी से प्रयोग कर पाएगी और उनके संबंध में अच्छी योजनाएं और उनके कल्याण के लिए अच्छे प्रयास कर पाएगी। फिर प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति जो आई है, उस माध्यम से भी क्या है? इनके कल्याण का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बधुआ मजदूरी के बारे में सब कुछ, और प्रवासी श्रमिकों के बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसके उत्तर कैसे लिखे जा सकते हैं, पूरा उसका टॉपिक को एक एक करके हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, और इसको आप सिनॉप्सिस बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इन प्रश्नों की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।